आज का हमारा टॉपिक है शक्ति की अवधारणा। शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को प्रमुख अंतर्निहित तत्व माना जाता है। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। प्राचीन समय में भी दार्शनिकों एवं चिंतकों ने शक्ति की अवधारणा की अपेक्षा नहीं की थी। ये सच है कि उनका दृष्टिकोण परंपरावादी था और इसलिए उनका ध्यान संस्थागत अध्ययन और राज्य की उत्पत्ति के इतिहास की खोज आदि की ओर अधिक रहा। फिर भी मैकियावेली, हॉब्स, हीगल, बोसाके आदि राजनीतिक चिंतकों ने शक्ति और उससे संबंधित तत्वों के अध्ययन की ओर प्रचुर मात्रा में ध्यान दिया। कैटलिन ने तो स्पष्ट लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार दंड शक्ति ही है। शक्ति के अभाव में राजनीतिक अस्तित्वहीन है। राजनीति का क्षेत्र चाहे आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय, दोनों में शक्ति की राजनीति से पृथक करना कठिन है। शक्ति की जो अवधारणा है उसकी परिभाषा। शक्ति की परिभाषा देते हुए जो रॉबर्ट वायसाय है उसने कहा है कि शक्ति बल का प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक रूप। मैकियावेली ने कहा कि शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, नियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्य के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण करना। राजनीतिक जो शक्ति है वो शारीरिक शक्ति से थोड़ी भिन्न है। जब हिंसा वास्तविकता का रूप ग्रहण कर लेती है तो वह सैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति के पद त्याग का घोतक होती है। शक्ति और बल, कई बार हम शक्ति को और बल को एक ही मानते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। जैसे कि जो बल है, शक्ति और बल है, उसमें स्पष्ट अंतर ये कि बल प्रयोग शक्ति का उपकरण है। यहाँ हम राजनीतिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। यदि बल प्रयोग किया जाता है तो वह राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित है, जबकि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शक्ति अपनी प्रकृति से बल की तुलना में एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल एक भौतिक क्षमता है। बल की तुलना में शक्ति का एक विस्तृत अवधारणा है। कुछ विद्वानों का मत है कि शक्ति में प्रभाव एवं बल दोनों ही पाए जाते हैं, किंतु अप्रकट शक्ति में बल की तुलना में प्रभाव अधिक होता है, जबकि प्रकट शक्ति में प्रभाव की तुलना में बल अधिक होता है। शक्ति अदृश्य है, जबकि बल प्रयोग दृश्य। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। कई बार हम शक्ति और प्रभाव को एक ही मानते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ अंतर है। जैसे शक्ति और प्रभाव का जो अंतर है वो है कि शक्ति के पीछे तो कठोर भौतिक बल और प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। प्रभाव में आग्रह, विनय, नैतिकता का पुट विद्यमान रहता है, जबकि शक्ति की प्रकृति बाध्यकारी होती है। शक्ति भय और दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है, जबकि प्रभाव सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक है। शक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है, जबकि प्रभाव का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। शक्ति और बल प्रयोग भौतिक शास्त्रों पर आधारित होते हैं, अतः उसका अनुमान सीमित ही किया जा सकता है, किंतु यदि एक बार प्रभाव अर्जित कर लिया जाए तो उसके प्रयोग की कोई सीमा नहीं रहती। शक्ति एक भौतिक तत्व है, अतः इसे बाह्य तत्व भी कहते हैं और ये बाध्यकारी होती है, किंतु प्रभाव एक नैतिक तत्व है, इसे आंतरिक तत्व भी कहा जाता है।
शक्ति एक बाध्यकारी तत्व है, अतः जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है उसे उसकी अनुपालना करनी होती है। उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता, किंतु प्रभाव अनुनय की मानसिक क्रिया है और जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है वह उसकी अनुपालना के लिए विवश नहीं होता, अर्थात उसके पास उसकी अनुपालना के अलावा अन्य विकल्प भी होते हैं। शक्ति बाध्यकारी और निर्विकल्प होती है, अतः जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसमें कटुता उत्पन्न होती है, जिसे प्रभाव नैतिक एवं मानसिक क्रिया है। अतः प्रभावित व्यक्ति एक प्रभावशाली के बीच एक मानसिक सामंजस्य पैदा होता है, जो अतः सद्भावना पैदा करता है। शक्ति के प्रकार। शक्ति के 3 रूपों में हम इसको अभिव्यक्त करते हैं: शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। शारीरिक शक्ति। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाती है चूंकि सेना राजनीतिक सत्ता के अधीन होती है। जब जब सेना की ऐसी अधीनता स्थिति का अंत होता है, तब तब राजनीतिक शक्ति सैनिक नेतृत्व के हाथों में चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये देखा जाता है कि यदा कदा सैनिक क्रांतियां होती रहती है और राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक नेतृत्व से सैनिक नेतृत्व के हाथों में हस्तांतरण होता रहता है। जिस देश में लोकतांत्रिक परंपरा का अभाव पाया जाता है और लोकमत की अवज्ञा होती है, वहाँ सैनिक शासन के बल पर शासन करते हैं और आए दिन सैनिक क्रांतियां होती रहती है। वर्षों तक लैटिन अमेरिका का शासन इसी ढंग से चलता रहा और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि इन लैटिन अमेरिकन देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता रहा, यथार्थ में अपनी केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम से इन देशों की राजनीतिक शक्ति को भी नियंत्रित करता रहा और समय समय पर इन देशों की सैनिक सत्ता के तख्ते पलटने में अहम भूमिका अदा करता रहा। प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप राज्य की शारीरिक शक्ति उसके कई घटकों में बटी रहती है। इसमें स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना वाले परमाणु शक्ति के केंद्र प्रमुख हैं। सैनिक शक्ति के इस प्रकार विभाजन से राजनीतिक सत्ता को थोड़ी सुरक्षा प्राप्त होती है और बड़े देशों में आसानी से सैनिक क्रांतियां नहीं हो पाती। मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनती है जो व्यक्ति के मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। ये प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने का तरीका है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चतुराई से मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। अरब इजराइल युद्ध के साथ इजराइल ने बड़े चतुराई से ये उद्घाटित किया कि उनके पास कुछ आणविक बम हैं। यथार्थ में ऐसी खबर फैलाने का धैर्य केवल अरब राष्ट्रों के मनोविज्ञान को कम करना ही था। गणतंत्र दिवस परेड के समय भारत प्राय विभिन्न कैंटनों और विशिष्ट हथियारों का प्रदर्शन करता है, जिसका धैर्य पड़ोसियों को ये दिखाना है कि अब भारत सैनिक दृष्टि से काफ़ी शक्तिशाली है। राज्य की जनता पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के कई बार सरकार प्रचार माध्यमों का सहारा लेती हैं। अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव की वृद्धि के लिए कई राज्य प्रतिदिन विशिष्ट रेडियो प्रसार करते रहती है। रेडियो प्रतिदिन हिंदी में प्रसारित होता है। बीबीसी और वायर ऑफ अमेरिकन अनेक विदेशी भाषाओं में प्रसार करते हैं। इन प्रसारों का उद्देश्य शत्रु को कमज़ोर करना, उनके मनोविज्ञान को क्षीण करना और शत्रु अथवा विरोधी राज्य में अव्यवस्था फैलाकर उद्देश्य की प्राप्ति करना है। शक्ति का निहितार्थ यह है कि विपक्ष का कोई बात स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। सैनिक बल से ऐसे करने पर उसे हम सैनिक शक्ति की संज्ञा देते हैं, लेकिन कुटिल प्रचार आदि द्वारा भी किसी राष्ट्र को इस प्रकार विवश किया जा सकता है। जब हमें प्रचार, कूटनीति आदि का प्रयोग इस रूप में करें कि दूसरा देश हमारी नीतियों को मानने के लिए विवश हो जाए, तो ये मनोवैज्ञानिक शक्ति कहलाएगी। आर्थिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाने मात्र से ही संबंधित नहीं होता।
अपितु व्यापार के माध्यम से उस देश में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी एक महत्वपूर्ण ध्येय होता है। अपने विदेशी निर्यात के माध्यम से एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्यों को आर्थिक दृष्टि से अपने पर निर्भर बना सकता है। विदेशी आर्थिक सहायता के राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार है। विदेशी सहायता से देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से प्रमुखापेक्षी हो जाता है। विदेशी सहायता से होने वाले तत्कालीन लाभों के फेरे में देश पर कर्ज का भारी बोझ आ जाता है, जिसको चुकाते चुकाते नाक में दम होने लगता है। आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता से भी अधिक महत्व आत्मसम्मान का है। लंबी आर्थिकता पर निर्भरता से देश का मनोबल और आत्मसम्मान क्षीण होता है। जो देश भारत को स्वदेशी सहायता प्रदान करते हैं वे चाहते हैं कि भारत उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में रहे, लेकिन अपने स्वतंत्र चिंतन और कार्य बंद कर दे। ऐसा कहा जाता है कि सन 1966 में अपने रुपए का अवमूल्य विदेशी आर्थिक दबाव के कारण ही करना पड़ा। नेपाल और भूटान का अधिकांश व्यापार भारत से होता है, अतः आर्थिक दृष्टि से वे भारत पर निर्भर हैं। अमेरिका के बहुराष्ट्रीय निगम लैटिन अमेरिका देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की स्थिति में है, चूंकि उनका 2/3 विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। सन 1975 में कनाडा की बड़ी कंपनी ने 50% शेयर अमेरिकन बहुराष्ट्रीय निगमों के पास थे। पश्चिमी यूरोप तथा जापान का अधिकांश व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है, अतः इन देशों की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर बनी हुई है। आज हमने चर्चा करी शक्ति क्या है, शक्ति और बल, शक्ति और प्रभाव में अंतर, और शक्ति 3 तरह की होती है। शक्ति के प्रकार मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और शारीरिक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।